वीआईपी के मुकेश सहनी ने चुनाव से पहले एक बार फिर निषाद आरक्षण का एक बड़ा दांव चल दिया है। बिहार में निषाद आरक्षण को लेकर मुकेश सहनी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में निषाद समाज को आरक्षण देते हैं तो वे उनके लिए प्राण भी दे देंगे। निषाद आरक्षण को लेकर इस वक्त मुकेश सहनी का ये बड़ा बयान, जिसमें मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी की ओर से वीआईपी के लिए दरवाजे खोलने के सवाल पर मेरा यही जवाब होगा। हालांकि मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी से आरक्षण की उम्मीद उन्हें इस वक्त तो नहीं है। तो निषाद आरक्षण को लेकर मुकेश सहनी का यह बड़ा बयान, जिस पर सियासत गर्म होती हुई, मोदी जी प्राण मांगेंगे तो मैं प्राण भी देने को तैयार हूं, लेकिन बशर्ते आरक्षण मिलना चाहिए। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने। नहीं, पहले वो आरक्षण दे। देखिए, आरक्षण भी देंगे तो हमारे पर कोई मेहरबानी नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री है। जब बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद समुदाय का आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं है? ये 77 साल बीत चुका है, अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो जब भी देंगे तो उसके लिए अच्छी बात है, दे। पहले वो आरक्षण दे, और आरक्षण देंगे तो हमने तो ये भी कहा है कि मोदी जी अगर हमसे प्राण मांगेंगे तो हम प्राण दे देंगे। तो रहा कि पहले वो आरक्षण दे, और कई बार उन्होंने वादा किया है। 2015 के चुनाव में वादा किए, 14 में वादा किए, 2020 में वादा किए। अब वादा तो निभाते नहीं है। तो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के इस बयान पर एनडीए ने चुटीले अंदाज में निशाना साधा। वहीं महागठबंधन भी मुकेश सहनी के इस बयान पर असहज जरूर नजर आ रहा है। लेकिन माननीय मुकेश सहनी जी को समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण की राजनीति करना और आरक्षण के आधार पर किसी समाज के विकास के लिए ईमानदारी से प्रयास करना, ये दोनों दो महत्वपूर्ण बातें हैं। राजनीति में व्यक्ति के व्यक्तित्व की इंटीग्रिटी और नीतियों के प्रति उसकी आस्था भी बड़ा मायने रखती है। अब सहनी जी प्राण देंगे, जान देंगे, मोदी जी के भक्त बनेंगे, हनुमान बनेंगे, ये तो वही बोलेंगे। डायलॉग मारना आसान है, क्योंकि मोदी जी जुमलाबाज हैं, कुछ भी बोलते हैं, आज तक पूरा हुआ है। तो ये सब डायलॉगबाजी है। डायलॉगबाजी देने से क्या हो जाएगा? मुकेश सहनी जी का बयान निषाद समाज को भ्रमित करने वाला है। यही वही मुकेश सहनी है जिन्होंने ना लोकसभा और ना ही विधानसभा चुनाव में निषाद समाज के किसी भी महत्वपूर्ण चेहरे को टिकट दिया। आजाद भारत में यदि किसी ने पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के हक और अधिकार की सबसे अधिक चिंता की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये आरक्षण तो केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार नहीं देगी, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है, मोदी जी से मांग की है। ये आरक्षण तो इंडिया गठबंधन श्री तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी बिहार में, तो मजबूती से इस पर काम होगा और ये आरक्षण मिलेगा। तो वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बिहार चुनाव को लेकर ये बड़ी चाल इस वक्त बयान के जरिए चल दी है। और मुकेश सहनी की ये चाल तेजस्वी और राहुल की टेंशन को बढ़ा सकती है। मुकेश सहनी ने दावा किया कि विधानसभा की 60 सीटों पर लड़ने की उनकी अपनी तरफ से पूरी तैयारी है और वे 60 सीट पर प्रत्याशी उतारेंगे। हालांकि मुकेश सहनी ने यह भी जरूर कहा कि गठबंधन 2-4 सीटें आगे पीछे गठबंधन में हो सकती हैं, इसकी गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन उनकी तैयारी जो है वो पूरी 60 सीट पर है। कार्यकारिणी में पिछले मार्च में पूरे 8 सीट पर हमारे महागठबंधन लड़ेंगे, चाहे वो वीआईपी लड़े, लेफ्ट लड़े या कांग्रेस लड़े, आरजेडी लड़े, जो भी लड़े, मजबूती से हम लोग सीट जीतने का काम करेंगे। हाँ, कई दल हैं हम गठबंधन में, तो वीआईपी पार्टी भी कुछ सीट पर चिन्हित कर रहे हैं और आने वाला समय पे आप लोग को जानकारी देंगे। लेकिन सीतामढ़ी में हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ही बहुत सारे सीट ऐसा है जहाँ पे वीआईपी पार्टी आराम से लड़ सकते हैं। गठबंधन अगर चाहे तो 8 का 8 सीट वीआईपी पार्टी को दे देंगे तो हम सब लेने के लिए तैयार है और लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन बहुत सारे सीट है गठबंधन में, सिटिंग है, बहुत सारे सीट ऐसे, वो सब चीज और कुछ चीजें तो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे। कम से कम कितनी सीटों पर अड़ेंगे? कम से कम देखिए, चाहिए कितना? देखिए 243 सीट है, हम गठबंधन के साथ रहकर 243 लड़ेंगे। निश्चित तौर पे उसमें से वीआईपी पार्टी पे कुछ सिंबल पे लड़ेंगे। और हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछले मार्च में ही हमने इच्छा जाहिर किया कि पूरे राज्य में 60 सीट पर हमारी तैयारी है, जहां हम लड़ सकते हैं, हमारे पास कैंडिडेट है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल होगा।
तो उस पे हम लोग कर रहे हैं। बाकी गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज क्लियर होगा। ये हमारे पार्टी का ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है कि हम 60 सीट लड़ना चाहते हैं। बाकी जो भी चीज होगा गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे, अगर 2-4 सीट कम ज्यादा ये सब होगा, लेकिन हम लोग इतने सीट पर तैयारी कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी के टारगेट 60 वाले बयान पर एनडीए नेताओं ने चुटकी ली, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के नेता अभी सीट बंटवारा होने तक इंतजार करने की नसीहत दे रहे हैं। मुकेश भाई, बिहार में पूरी की पूरी विधानसभा में 243 सीटें ही हैं और आप लोगों के आपस के इक्वेशन से सीटें हो रही हैं 400। भाई ऐसा है, बिहार की जनता के सामने अपने क्रेडेंशियल को लेके जाने से पहले आपस में तो कम से कम सच्चाई से रहें। जुबान से यह निकल नहीं पा रहा है कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। और 60 सीटों पर वीआईपी पार्टी ने दावा किया है। कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी को भी अपना हिस्सा चाहिए। देखिए, जहां तक सीटों का सवाल है, सभी दल अपने अपने हिसाब से दावे करते हैं, लेकिन गठबंधन के अंदर जितने भी दल हैं, सभी दलों के शीर्षस्थ नेतृत्व के स्तर से मिल बैठ करके फैसले लिए जाएंगे। गठबंधन धर्म का पालन सबको करना होता है और आखिरी फैसला गठबंधन के सारे बड़े नेता मिलकर करते हैं। सीटों का बंटवारा भी गठबंधन के सारे बड़े नेता मिलजुल कर करते हैं। तो अभी हमारे गठबंधन में सीटों पर कोई आखिरी फैसला हुआ नहीं। पटना में 24 घंटे में 4 मर्डर के बीच बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं पर सियासत अब भी जारी है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्टर के जरिए जो वार किया उसे जानना भी जरूरी है। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए लालू प्रसाद ने कहा और पूछा कि नीतीश बतावें कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही हैं। क्या नीतीश जानते, पहचानते और समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई हैं। नीतीश बीजेपी के अब जिस सुशासन को लेकर सवाल जो है लालू प्रसाद के तरीके से पूछा जाता है, नीतीश बतावें कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर ही कितनी हत्याएं जो हैं वो हो जा रही हैं। ये साथ साथ ये भी क्या नीतीश ये जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों की जब बात होगी तो उन आधिकारिक आंकड़ों में क्या 65,000 हत्याएं हुई हैं, 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला, ये लालू प्रसाद की तरफ से कहा जाता है कि बल्कि उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कमजोर पुलिस कभी भी नहीं रही। ये लालू प्रसाद की तरफ से ट्वीट किया जाता है एक्स पर और उसके बाद ये सवाल पूछे जाते हैं, पोस्ट के जरिए निशाना साधा जाता है। तो बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में एक भी संगठित अपराध की घटना नहीं होती है। जो घटनाएं हो रही हैं, जिनकी गणना की जा रही है या गिनाया जा रहा है, वो या तो पारिवारिक विवाद की वजह से हो रही है या जमीन या आपसी रंजिश को लेकर की जा रही है। दरअसल लालू प्रसाद ने बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में 65,000 हत्या की बात कही, जिस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अब एक भी गैंग बाहर नहीं है। जी की तरफ से ही था कि 65,000 हत्याएं हुई, नीतीश जी को पता नहीं है। नहीं, उनको पता नहीं है, लालू जी को भी पता करना चाहिए ना कि 65,000 हत्या हुई है कि नहीं। दूसरी बात है कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि पूरा 14 करोड़ की आबादी है। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं चल रहा है। एक भी प्रूफ कर दे कि ऑर्गेनाइज क्राइम है तो बिहार की सरकार तुरंत एक्शन करके बिहार में कोई रंगबाज या कोई नहीं, गैंग कोई नहीं है सर। जो गैंग है सब जेल के अंदर है और जो बचे हैं वो राजद में होंगे, इसकी गारंटी है। तो जैसा हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं सम्राट जी के, उत्तर प्रदेश में पुलिस का जो काम होता है वो दिखता है ना, टीवी पे दिखता है, लेकिन बिहार में अगर आप कुछ एक्शन भी ले रहे हैं तो वो दिख नहीं रहा बहुत ज्यादा। देखिए, दो चीज समझिए, नीतीश कुमार जी लगातार बिहार को एक व्यवस्थित तौर पर चलाते रहे। नीतीश जी का स्पष्ट मानना है कि रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स कमीशन, सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई करते रहना है। लेकिन पुलिस को पूरी छूट है, यदि पुलिस को कोई कट्टा दिखाए, कोई हथियार दिखाए
तो पुलिस उसका जवाब देगी। लेकिन पुलिस को हम ये नहीं कह सकते कि किसी का इनकाउंटर कर दो। पुलिस को यह अधिकार है कि पुलिस पे कोई गोली चलाता है तो उसके जवाब में पुलिस जरूर गोली चलाए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप इनकाउंटर कहिए, सीधा इनकाउंटर करिए। लेकिन कोई यदि गोली दिखाएगा, कोई यदि कट्टा दिखाएगा, हथियार दिखाएगा, तो बिहार की पुलिस भी जवाब देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर सरकार ने अपनी स्वीकृति जो है वो दे दी है। सरकार ने पंचायत सचिवालय को मजबूत करने के मकसद से ग्राम पंचायत कार्यालय में 8000 से अधिक लिपिक के पदों के सृजन को अपनी स्वीकृति दे दी। पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में 8093 पदों पर बहाली का रास्ता जो है अब इस फैसले के साथ साफ हो चुका है। साथ ही सरकार ने महिला सरकारी सेवकों को उनके ट्रांसफर स्थल के पास आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया है। महिला सरकारी सेवकों में शिक्षक महिलाएं भी शामिल हैं। 22 एजेंडा पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो हमारे राज्य सरकार में महिला सरकारी सेवकों के संबंध में है। राज्य सरकार में जो महिला सरकारी सेवक जिनकी नियुक्ति हुई है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहला ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि जहाँ पर वो कार्य कर रही हैं वहाँ पे सुरक्षित आवासन सुविधा उपलब्ध कराइए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां अवैध बालू खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से एक बड़ा बयान दिया जाता है कि अगर अवैध तरीके से बालू का खनन होगा तो ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। बालू को लेकर डिप्टी सीएम का ये बयान, अवैध बालू का खनन बर्दाश्त नहीं, बालू की ओवरलोडिंग भी बर्दाश्त नहीं होगी। सभी विभाग को बालू दिया जा रहा है। 15 जून से बालू का खनन जो है वो बंद होगा। लोगों की जरूरत के मुताबिक बालू का भंडारण किया जा चुका है। तो ये सीधे तौर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर विजय सिन्हा का ये बयान सीधे तौर पर ये बताता है कि बालू को लेकर जिस तरीके से उत्खनन होते रहे उस पर अब सरकार बेहद गंभीर है। हम विभाग के जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री जी से भी बात किए हैं। ओवरलोडिंग कतई स्वीकार नहीं होगा और अवैध खनन विभाग दोनों अवैध खनन ओवरलोडिंग पर सख्त निर्देश दिया है और कहीं भी होगा तो उस पर जो नियम के तहत फाइन है 8 से 10 लाख रुपए का, वो उस पर भी लागू होगा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने, एनडीए के सभी नेता सरकार की उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी गया जी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते नजर आए। गया पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश में कई ऐतिहासिक काम किए गए और बड़े फैसले हुए हैं, जिससे देश और समाज की तस्वीर बदल गई है। जो व्यतीत हुआ है ये भारत के राजनीतिक इतिहास में एक माइलस्टोन है और हम समझते हैं कि 2047 का जो संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का कि सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास से हम लोग विकसित भारत को विकसित भारत के रूप में परिणत करेंगे। खबर पटना से, जहां पर 24 घंटे के अंदर एक और डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। विक्रम थाना क्षेत्र के मंझौली सिंघाड़ा रोड के गुरिल्ला स्थान के पास 2 युवकों का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। 24 घंटे के अंदर एक और डबल मर्डर की इस वारदात ने एक बार फिर से चिंता गहरी कर दी है। 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। घटनास्थल से बाइक और 12 गोली के खोखे बरामद किए गए हैं। तो पटना में 24 घंटे के भीतर अगर बात करें तो 2 बड़ी वारदात हो चुकी है, जिसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिलहाल पुलिस महकमे की नींद इन घटनाओं के बाद से उड़ गई है। 2 तस्वीरों के जरिए आप इसे समझ सकते हैं। विक्रमगंज में, जहां पर पटना में आज एक बार फिर से डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया, वहीं दूसरी तस्वीर
रिटायर्ड नर्स की हत्या कर दी जाती है। सोमवार की यह घटना आलमगंज में होती है और रिटायर्ड नर्स और बेटी की हत्या के बाद से फिर एक बार वही सवाल कि आखिर पुलिस कहां सो रही है, प्रशासन कहां है। आलमगंज के अरफाबाद की तस्वीर, सोमवार को रिटायर्ड नर्स और उसकी बेटी की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि विक्रम के मंझौली सिंघाड़ा रोड में 2 युवकों की हत्या कर दी गई। पटना में लगातार हो रही लूट, हत्या और फायरिंग की घटना पुलिस की सक्रियता पर जरूर गंभीर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। पुलिस अधिकारी लगातार गश्ती तेज करने की बात कहते हैं, लेकिन उसका असर क्यों नहीं दिख रहा। अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने और उस पर कार्रवाई के आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब का कोई असर दिखता क्यों नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद नाराजगी साफ तौर पर नजर आती है। घायल कार्यकर्ता जो हैं वो डीएमसीएच में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। किसी के हाथ में प्लास्टर है तो किसी के पैर टूट गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस ने विवादित बयान देने वाली उप मेयर नाजिया हसन का बयान दर्ज कर लिया, लेकिन हमारी पिटाई के बावजूद पुलिस वहां पहुंचती नहीं है। परसों रात से यहाँ है, लेकिन अभी तक हम लोग का फर्द बयान लेने यहाँ की थाना संबंधित थाना नहीं आई है। तो यह कहीं न कहीं एक पुलिस प्रशासन गुटबाजी कर रही है और कहीं न कहीं किसी राजनीतिक का शिकार है। वही डीएसपी अमित कुमार जी के सामने नाजिया हसन जी ने माफ़ी मांगा था, पोस्ट डिलीट किया था, और वही नाजिया हसन जी 15 मिनट बाद मीडिया में आके बोली कि हमसे ज़बरदस्ती करा दिया गया। वो नाजिया हसन जी का हमारे ऊपर सबों के ऊपर फर्जी एफआईआर हो गया, लेकिन हम लोगों का एफआईआर उनके ऊपर दर्ज नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा वार किया गया है, तो नाइंसाफी हुई है हम लोग के साथ। तो हम लोग की मांग है कि किस आदेश से हम लोगों पे लाठीचार्ज किया गया है। आश्वासन क्या मिला मंत्री जी? मंत्री जी तो हम लोग का हाल समाचार देखने, चूँकि हम लोग एक परिवार के लोग हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस पटना से लेकर रवाना हो चुकी है। 4 सदस्यीय टीम सोनम को लेकर इंडिगो की फ्लाइट से पटना से कोलकाता के लिए निकली है। वहां से गुवाहाटी होकर शिलोंग ये टीम पहुंचेगी, जहां से सोनम से पूछताछ जो है की जाएगी। बता दें ये भी कि 8 और 9 जून की दरमियानी रात सोनम शिलोंग से 1100 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिलती है। उसने ढाबे वाले से अपने भाई गोविंद को फोन करवाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया, जिसके बाद मेघालय पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर उसे शिलोंग लेकर जा रही है। एयरपोर्ट पर इसे लेकर किस तरीके के हालात रहे, इसे लेकर जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम को गाजीपुर से फुलवारी शरीफ लाया गया था, थाने में रखा गया था, और मेघालय की पुलिस ने सोनम को पटना एयरपोर्ट लेकर पहुंची है, और जो कोलकाता उनको ले जाना है, कोलकाता इंडिगो की फ्लाइट से ले जाया जाएगा और फिर कोलकाता से गुवाहाटी और फिर सड़क मार्ग से शिलोंग ले जाया जाएगा। तो जिस तरह से ये घटना हुई है, पूरी तरह से पुलिस संवेदनशील तरीके से इसे जांच कर रही है। और जब गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था सोनम को, और देर सुबह आज उसको फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया। काफ़ी देर थाने में रखने के बाद उनको लेकर पटना एयरपोर्ट मेघालय की पुलिस पहुंची है, और इंडिगो की फ्लाइट से सोनम को पहले कोलकाता ले जाया जाएगा और उसके बाद कोलकाता से गुवाहाटी ले जाया जाएगा, और फिर सड़क मार्ग से सोनम को शिलोंग ले जाया जाएगा, जहां उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। नालंदा के खत्रीसराय थाना क्षेत्र पुलिस ने छापेमारी कर 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार साइबर ठग के पास से 1 लाख रुपए नकद, 7 मोबाइल फोन, 6 एटीएम कार्ड, 9 पासबुक, 2 लैपटॉप और ऑर्डर सीट जब्त किए गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ये सभी साइबर ठग कुसुम योजना के तहत सोलर पंप, सस्ते लोन फाइनेंस कराने के नाम पर ठगी कर रहे थे। इधर छापेमारी के बाद साइबर अपराधियों में हड़कंप मचा है। थाना अंतर्गत 4 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है। विगत कुछ दिनों से खत्रीसराय थानाध्यक्ष को सूचना मिल रही थी कि थाना अंतर्गत ग्राम परमानंदपुर है,
वहाँ पे लोन फाइनेंस के नाम पर सबको ब्याज पर लोन देने का, कुसुम योजना, सोलर योजना और विभिन्न योजनाओं के नाम पर जो साइबर ठग हैं ठगी कर रहे हैं। और अब बात भीषण गर्मी की, तो मुंगेर में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिस वजह से दस्त और डायरिया के मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ती नजर आ रही है। सदर अस्पताल में जून के महीने में बात करें तो 9 दिन के अंदर दस्त और डायरिया के 51 मरीज एडमिट अब तक हो चुके हैं। एक दिन में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 11 मरीज भर्ती हुए। अस्पताल के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो मार्च से लेकर मई तक दस्त और डायरिया के 354 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें मरीज एडमिट हुए और इलाज करा चुके हैं। मॉडल अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड में सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए मॉडल अस्पताल के दूसरे मंजिल पर 8 बेड का पुरुष आइसोलेशन वार्ड और 8 बेड के ही महिला आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। मरीजों के लिए दवा से लेकर इंजेक्शन तक की व्यवस्था की गई है। वहीं डॉक्टर लोगों से ऐसे मौसम में सावधानी बरतने की बार बार अपील कर रहे हैं। नया बिल्डिंग बन गया है और उसमें अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। स्टाफ की थोड़ी सी कमी है, लेकिन व्यवस्था जैसे है उसी तरह से पूर्ववत चलते रहेगी जब तक कि पूरे स्टाफ फुल कैपेसिटी में ना आ जाए। तो इस बुलेटिन में बस